हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड अपने आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्चुअली में क्या है, ये मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता चुके हैं कि एंजाइम्स कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, डेट्स वाई दे नोन एज बायो कैटालिस्ट। एंड एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादातर देखेंगे हम वो प्रोटीनियस होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, यानी कि वो आरएनए के बने होते हैं। एंजाइम्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या क्रियाविधि की जब बात होती है तो हमेशा याद रखिए कि हर एंजाइम्स के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। और एक्टिव साइट क्या है एक्चुअली में, तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि हर एंजाइम प्रोटीन का एक टर्सरी स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को इरेगुलरली फोल्ड करती है, जिससे कुछ क्रेविस या क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जिनको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पर एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है। जब एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो इससे हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो पहला स्टेप क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का? नंबर 1 स्टेप कि एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड होता है। स्टेप नंबर 2, एंजाइम की एक्टिव साइट से जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब क्या होगा, तो जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में उसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को स्लाइटली अल्टर्ड करेगा, जिससे कि एंजाइम ज़्यादा क्लोजली क्रॉस और फिटिंग वे में सबस्ट्रेट के साथ अपनी बाइंडिंग कर सके। तो जैसे ही एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट पर, सबस्ट्रेट एंजाइम के स्ट्रक्चर को स्लाइटली अल्टर्ड करता है, जिससे कि एंजाइम और ज़्यादा क्रॉस और क्लोज फिटिंग बाइंडिंग कर सके सबस्ट्रेट के साथ। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा, जैसे ही ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ई एस कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू ईपी कॉम्प्लेक्स, ये है स्टेप नंबर 3। तो एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो सबस्ट्रेट है उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ईपी कॉम्प्लेक्स बनता है। ईपी मींस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड रिएक्शन के एंड होने पर एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है और इस प्रकार से एंजाइम फिर से एक न्यू सबस्ट्रेट के साथ अपनी बाइंडिंग करने के लिए चला जाता है और प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन में हमें ऑब्टेन हो जाता है। ये स्टेप नंबर 4 है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अगर हम देखें तो 4 स्टेप्स में हम इसको समझते हैं। नंबर 1, ई प्लस एस मीन्स एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होना। ई एस यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना। सबस्ट्रेट के द्वारा एंजाइम की एक्टिव साइट या एंजाइम की स्ट्रक्चर को स्लाइटली अल्टर्ड करना, ताकि एंजाइम ज़्यादा क्लोजली क्रॉस और फिटिंग वे में सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सके। स्टेप नंबर 3, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में हो जाता है। एंड फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में बाइंड होते हैं। एंजाइम की ये एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी, इससे ये ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ई एस कॉम्प्लेक्स ईपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और आखिरी में प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से क्या हो जाते हैं, सेपरेट। तो इस प्रकार से इन 4 स्टेप्स में हम एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? अभी अभी आपने एंजाइम की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा तो उसमें आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप को देखा, जो स्टेप नंबर 2 था, वो आपने देखा ई एस कन्वर्टेड इनटू ईपी। आप देख रहे हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में होना कोई एक बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप नहीं है। एक्चुअली में सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि एस का कन्वर्जन जब पी में होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे नए बॉन्ड बनते हैं और कुछ नए पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होते हैं। यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने का कंसेप्ट क्या है, तो सबस्ट्रेट अपने आप में एक केमिकल स्ट्रक्चर है।
और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का केमिकल स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के केमिकल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। तो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली में क्या होता है, तो सबस्ट्रेट एनर्जी को लेकर, यानी कि एडिशनली सबस्ट्रेट क्या ऑब्टेन करता है, एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, और वो सबस्ट्रेट अपने कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और कुछ नए बॉन्ड्स को आपस में बनाता है, जिससे कि सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो बॉन्ड सबस्ट्रेट में ब्रेक हो रहे हैं और जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में हो रहा है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं क्योंकि हम लिविंग्स हैं। तो किसी भी लिविंग्स में जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इन रिएक्शंस में हमेशा एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं है जो बिना एंजाइम के परफॉर्म हो रही हो। यहाँ तक कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। तो कंसेप्ट ये है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारी बॉडी किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जबकि अगर हमारी बॉडी के बाहर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि नॉन लिविंग्स में, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो हम हीट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ऑब्टेन हम करते हैं वो किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आप एक बार फिर से देखें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। मैंने क्या बोला था, E+S, ये E है, ये एस है। एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होंगे, आपस में बाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। पर बीच में एक ऐसी स्टेज भी है जो मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में नहीं दिखाई, जो हम अब देखते हैं। कोई भी एक सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है। उस समय पर वो सबस्ट्रेट ना तो एक्चुअली में सबस्ट्रेट होता है और ना वो एक्चुअली में उस समय क्या होता है, प्रोडक्ट। दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ES एंड EP, यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो एक इंटरमीडिएट स्टेज है उसको आप ट्रांजिशनल स्टेज कह सकते हैं। इस स्टेज में हम कह सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल स्टेज है, ये बहुत कम समय के लिए देखने को मिलेगी और इसमें सबस्ट्रेट एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, अपने कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा होगा और सबस्ट्रेट में कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यानी कि इस समय सबस्ट्रेट को हम सबस्ट्रेट नहीं कह सकते और हम लिटरली उसको प्रोडक्ट भी नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम EST से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। EST का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम तो एज इट इज है जैसा पहले था, लेकिन इस समय सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट भी नहीं है और वो प्रोडक्ट भी नहीं है, तो मैंने उसको ST से रिप्रेजेंट किया, यानी दैट इज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन ES एंड EP। तो इस स्टेज में ही एक्चुअली में वो बॉन्ड्स बनते हैं या कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और यही वो स्टेज है जहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हमें पर्टिकुलर किस स्टेजेस में रिक्वायर्ड होती है, तो आप बोलेंगे ES टू EP के बीच में जो ट्रांजिशनल स्टेज है जहां पर सबस्ट्रेट में कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उस पर्टिकुलर स्टेज में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेसिक कंसेप्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी का है वो EST से हम समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो उसके पहले ये बीचों बीच जो एक स्टेज है जिस समय पर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग की प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे उस केमिकल रिएक्शन में,
एटीपी के फॉर्म में। इसलिए इस स्टेज को हम ट्रांजिशनल स्टेज भी कह सकते हैं। यही वो स्टेज है जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉन्ड को बनाने और ब्रेक करने के लिए। इसे हम अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अल्टर्ड करने में लगा हुआ है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इसे हम पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पाथवे में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है बिकॉज सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है दैट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। एंड इसे अनस्टेबल स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये एक्चुअली में एक अनस्टेबल स्टेज है। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूसली एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग की प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर अगर हम एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस का कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है, लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है कंपैरिजन में अगर हम बात करें एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन को। हम कह सकते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस में लो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एंजाइम ये कर रहे हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट यूज़ कर रहे हैं किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो अमाउंट बहुत कम यूज़ करते हैं। इस वजह से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का यूज़ करके एंजाइम ज़्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। एंजाइम रिक्वायर्ड लो अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। यही एक कारण है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस का रेट अगर हम कंपैरिजन करें नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन से तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आप यहां पर ऐसे इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि मान लीजिए 11th क्लास के हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और एक प्रोसेस है जिससे ये 12th क्लास में पहुंच सकते हैं। तो 11th क्लास के 100 बच्चों को अगर हम 12th क्लास में पहुंचाना चाहते हैं तो यहां पर हमने एक क्या बना रखा है, एक बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज बना रखी है, दैट इज एग्जाम। उनको एक एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में अगर वो 33% मार्क्स लाते हैं तो उनका एडमिशन 11th से किस में हो जाएगा, 12th क्लास में। अब आप कंसीडर करिए कुछ समय के लिए कि जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सबस्ट्रेट हैं और एग्ज़ाम पास आउट करके जब वो 12th क्लास में पहुंच जाते हैं तो वो बन जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। तो 11th क्लास के 100 स्टूडेंट्स अगर 33 मार्क्स लाते हैं कम से कम तो वो 12th क्लास में अपेयर हो सकते हैं। एक कंसेप्ट ये है। और 11th क्लास के बच्चों को हमने इस एग्जाम्पल में क्या माना है, सबस्ट्रेट, और 12th क्लास के बच्चों को क्या माना है हमने, प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि केवल 10 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो मोर देन 33% मार्क्स ला पा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट केवल कितने स्टूडेंट्स बन पा रहे हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स। तो ये आप एग्जांपल मान लीजिए एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन का जिसमें सबस्ट्रेट है यानी कि 100 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एग्जाम में और 10 स्टूडेंट्स ही केवल 12th क्लास में पहुंच पाते हैं यानी कि वो प्रोडक्ट बन पाते हैं। यानी कि 100 में से केवल 10 ही यहाँ पर क्या बन पा रहे हैं, प्रोडक्ट। 100 सबस्ट्रेट में से 10 सबस्ट्रेट ही ऐसे हैं जिनका कन्वर्जन किस में हो पा रहा है, प्रोडक्ट में। कारण क्या है, क्योंकि जो मार्क्स रखे गए हैं वो 33% हैं और 10 ही स्टूडेंट 33% से ज़्यादा नंबर ला पा रहे हैं, जबकि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 100 में से 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल इसलिए प्रोडक्ट नहीं बन पाए यानी कि 12th क्लास में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके नंबर जो थे वो 20 से 32 के बीच में थे। यानी कि वो 20 नंबर से ज़्यादा लाए पर 32 नंबर तक ला पाए, यानी कि वो 33 नंबर नहीं ला पाए। यही कारण है कि उनका 12th में एडमिशन नहीं हो पाया। अब देखिए, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। 100 में से 10 स्टूडेंट जा पाए, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर 10 से ज़्यादा जाते तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। अगर मैं यहाँ पर केवल एक काम करूँ कि 33 नंबर की जगह, क्योंकि 33 नंबर यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। 33 नंबर एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि वो अमाउंट ऑफ परसेंटेज है जिसके ऊपर नंबर लाने पर ही क्या कर सकता है कोई एक स्टूडेंट 11th से किस में जा सकता है, 12th क्लास में। तो अगर मैं एग्जाम में जो परसेंटेज ऑब्टेन करना ज़रूरी है, पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करना ज़रूरी है, अगर मैं उनको लोअर डाउन कर दूं यानी कि केवल मैं कितने नंबर कर दूं, 20 नंबर।
अगर 20% मार्क्स बच्चे लाते हैं, अब वो जा सकते हैं 11th से 12th क्लास में, तो आप देखेंगे अब 20% से ऊपर मार्क्स कितने बच्चे ला सकते थे, तो 80% स्टूडेंट ऐसे थे जो 20 से ऊपर नंबर ला रहे थे, और 10% ऑलरेडी ऐसे हैं जो 33 से भी ऊपर ला रहे हैं। तो आप देखेंगे टोटल 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब प्रोडक्ट बन पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि सेकंड जो मैंने एग्जांपल दिया कि 20% पासिंग मार्क्स करने पर 90 बच्चे जो हैं वो 12th क्लास में जा सकते हैं, जबकि अगर 33 नंबर पासिंग मार्क्स रखे जाते हैं तो केवल 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो 12th क्लास में जा सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप समझें, अगर मार्क्स 33 हैं मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा यूज़ हो रही है तो कम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है। और ये कंसेप्ट किसका है? नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन का। लेकिन अगर एग्जाम में पासिंग मार्क्स यानी एक्टिवेशन एनर्जी को हम केवल 20% कर दें तो 90 ऐसे परसेंट स्टूडेंट्स हैं या 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 100 में से जो 12th क्लास में जा सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। पर अगर किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम। तो हम कह सकते हैं कि किसी इंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए एक्सीलरेट किया जा सकता है या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो इंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रिक्वायर्ड करते हैं? कम। इसलिए मोर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बट इन एनी केमिकल रिएक्शन मोर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दैट्स वाई कि लेस नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये कंसेप्ट था एक्टिवेशन एनर्जी का। अब मैं इसी कंसेप्ट को एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। आप बहुत ध्यान से देखें, ये ग्राफ है जिसमें ये एक वाई एक्सिस बनाया गया है और ये एक एक्स एक्सिस बनाया गया है। वाई एक्सिस पर मैं पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा हूं और एक्स एक्सिस पर मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा रहा हूं। आप कंसीडर करिए कि ये सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है। ये जितनी भी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? सबस्ट्रेट की। एक चीज, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबस्ट्रेट को किसकी जरूरत पड़ेगी? आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की, जो एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड होगी? ज़्यादा। और वो किस फॉर्म में हम ले सकते हैं? हीट के फॉर्म में। तो अगर सबस्ट्रेट को एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए इतनी हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी? यहाँ तक। तब जाकर ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो पाएगा? प्रोडक्ट में। ठीक है ना? फिर से मैं एक बार समझाता हूं। अगर मुझे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबस्ट्रेट की जो अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी है उसके ऊपर उसको कुछ ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जिससे सबस्ट्रेट में एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग हो सके और वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। अगर वो एनर्जी हमें कितनी चाहिए? इतनी चाहिए। इस वाई एक्सिस पर फॉर एग्जांपल ये 100 है। तो ऐसी कंडीशन में सबस्ट्रेट के पास जितनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी है, हमें उसके अलावा कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। किसमें? किसी नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में। अब अगर इतना हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी सबस्ट्रेट को तो सबस्ट्रेट इस एनर्जी लेवल पर पहुंचकर अपने एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग करेगा, यानी कि वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग कब करेगा? अपनी ट्रांजिशन स्टेज में। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो मैंने एस को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी इंजाइमेटिक रिएक्शन में, तो मान लीजिए अब किसी इंजाइमेटिक रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन उसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगी? बहुत कम। और वो कम एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ है? ये है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है? तो आप इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं कि एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए मोर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो ये है। और एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो आप देख रहे हैं कि बहुत कम है। तो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे ट्रांजिशनल स्टेज से गुजरना होगा।
पहली चीज़। उस ट्रांजिशनल स्टेज में जब वो जाएगा तो उसे जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वही एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में ज़्यादा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या है? कम है। अब एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये कम क्यों है? तो मैं आपको बताऊं कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं तो एनर्जी का यूज़ जो सबस्ट्रेट कर रहा है अपने बॉन्ड को बनाने और तोड़ने में, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कौन कर रहे हैं? एंजाइम। एंजाइम इस तरीके से सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेते हैं कि बॉन्ड तोड़ने और बनाने के लिए एनर्जी कम से कम रिक्वायर्ड हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड होती है और एंजाइम लोअरिंग डाउन कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। दैट्स व्हाई दे एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब आप बड़े ध्यान से देखें कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबस्ट्रेट की अपनी एनर्जी कितनी है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज 50। और एक्टिवेशन एनर्जी पर जब वो पहुंचता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है? 100। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई? 50, क्योंकि 50 सबस्ट्रेट की अपनी खुद की एनर्जी और 50 और उसने ऑब्टेन की इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूँ वो टोटल एनर्जी जो सबस्ट्रेट के पास होगी तब जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को ऑब्टेन कर लेगा, दैट इज द थ्रीशोल्ड एनर्जी। ये भी आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तब जब आपको पता है कि थ्रीशोल्ड एनर्जी का अमाउंट जो है वो इतना है और सबस्ट्रेट की एनर्जी का अमाउंट इतना है, तो आप थ्रीशोल्ड एनर्जी में से सबस्ट्रेट की एनर्जी को माइनस करके एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक और कंसेप्ट को यहाँ पर समझें कि अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी मान लीजिए ये है 20, एक्टिवेशन एनर्जी वो ऑब्टेन करता है 40 और टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है उसकी? 60। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 10। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक्स और वाई एक्सिस पर हम ध्यान से स्टडीज करें तो आप देखेंगे वाई एक्सिस पर स्पेशली कि सबस्ट्रेट के पास जो एनर्जी है पोटेंशियल, वो प्रोडक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज़्यादा है। यानी कि अगर ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें सबस्ट्रेट से नीचे एनर्जी लेवल पर प्रोडक्ट जा रहा है, तो प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लेस देन किसके? सबस्ट्रेट के। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट ग्रेटर देन प्रोडक्ट, या मैं कह सकता हूँ इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन सबस्ट्रेट, उस कंडीशन को हम ऐसी केमिकल रिएक्शन बोलेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन। आप कंसिडर करिए कि यहाँ पर यह सबस्ट्रेट प्रोटीन था और जब ये प्रोडक्ट बना तो ये क्या हो गया? अमीनो एसिड्स। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, मैक्रो मॉलिक्यूल था, और जब उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ तो वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल बन गया, यानी अमीनो एसिड्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड बनने की प्रोसेस में बॉन्ड्स क्या हुए होंगे? ब्रेक, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा हुई है। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है तो ऐसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से इन रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक। यहाँ एक्सो या एक्सर का मतलब क्या है? बाहर, और बाहर का मतलब रिलीज होना, निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन। उनको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ग्राफ के माध्यम से। अगर सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम तो वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। अब आप कंसीडर करिए कि अगर सबस्ट्रेट के पास 20 पोटेंशियल एनर्जी है और वो 40 एक्टिवेशन एनर्जी का यूज़ करके टोटल 60 थ्रीशोल्ड एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है, देन आफ्टर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एक्टिवेशन उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मान लीजिए कितनी होती है? 35। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो रही है? कम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन सबस्ट्रेट, यानी कि प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक कहते हैं। एक्चुअली में आप मानिए कि यहाँ पर सबस्ट्रेट अमीनो एसिड है और वो पॉलीमराइजेशन करके क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। तो ऑब्वियसली कि अमीनो एसिड्स जब प्रोटीन बनाएंगे तो उनमें क्या होगा? पॉलीमराइजेशन के दौरान
पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड, यानी ऐसी रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम की जाती है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन। तो दोनों कंसेप्ट्स को आपको याद रखना है। अगर सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और अगर सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एंड एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक रिएक्शन। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।